अपनी विडोज बे वाली पिछली वीडियो में हमने एपिसोड 3, 4 और 5 को कवर किया था और आज वाली वीडियो में हम एपिसोड 6, 7 और 8 की कहानी जानने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आपको मेरी विडोज बे वाली पिछली 2 वीडियोस देखनी होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 6th एपिसोड का नाम है आवर हिस्ट्री एंड एज द नेम सजेस्ट्स, इस एपिसोड में हमें विडोज बे टाउन की हिस्ट्री बताई जाएगी। तो यहाँ कहानी 1702 में शुरू होती है जब हम सारा वेस्कॉट नामक लेडी को देखते हैं और सारा एक जहाज से विडोज बे जा रही थी। दरअसल सारा मेनलैंड से थी और वो विडोज बे के फाउंडर रिचर्ड वॉरेन से शादी करने जा रही थी। सारा हमेशा अपने डायरी में सब कुछ लिखती थी और वो रिचर्ड वॉरेन की काफी तारीफें सुनी थी। तो सारा विडोज बे पहुंचती है और वहां जो बंदा सारा को रिसीव करने आया था उसका कहना था कि ये लोग आइलैंड पे सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड के कारण ही सरवाइव कर पाए हैं। सारा इस बंदे के टांगे में बैठ के टाउन जाती है जहां वो कई घरों में बीमार लोगों को देखती है। इनफैक्ट यहाँ कई लोग गायब हो गए थे, खत्म हो रहे थे और जिन भी घरों में बीमार लोग थे उन घरों को बड़े रेड एक्स से मार्क कर दिया गया था। इट वाज क्लियर कि यहाँ किसी तरह का प्लेग या खतरनाक बीमारी फैली हुई थी। इनकेस आप सोच रहे हैं कि रिचर्ड आइलैंड पे होते हुए किसी मेन लैंड की लड़की से शादी क्यों करने वाला है, तो वेल, रिचर्ड पहले शादीशुदा था और हाल ही में उसकी पहली वाइफ खत्म हो गई थी। वैसे में विडोज बे की पॉपुलेशन काफी कम है तो यहाँ रिचर्ड के लिए नई बीवी ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग था, इसीलिए वो मेन लैंड की लड़की यानी कि सारा से शादी कर रहा था। सारा काफी एक्साइटेड थी, लेकिन जब टाउन के पास्टर कॉलिंस यहाँ सारा को ब्लेस करने आते हैं तो वो कहते हैं कि अगर सारा को कभी हेल्प लगे तो वो उनके पास आ सकती है। ये थोड़ी अजीब बात हुई ना। I mean, सारा तो टाउन के फाउंडर से शादी कर रही है तो उसको क्या ही हेल्प चाहिए होगी। जो भी हो, सारा फाइनली रिचर्ड से मिल पाती है और दोनों की शादी हो जाती है। पहली रात जब सारा घर आती है तो वो पाती है कि रिचर्ड के 5 बच्चे हैं और इनके नाम थे थॉमस, जॉन, क्रॉमवेल, होलियोके एंड फ्रांसिस। मैंने आपको बच्चों के नाम इस ऑर्डर में बताया है जहां थॉमस सबसे बड़ा है और फ्रांसिस सबसे छोटा है। सारा नोटिस करती है कि रिचर्ड थोड़ा अजीब ही इंसान था जो कि हमेशा कोल्ड एंड इमोशनलेस था। इनफैक्ट वो तो सारा को बस ऑर्डर्स फॉलो करने कहता है एज इफ सारा उसकी बीवी नहीं बल्कि किसी तरह की नौकर हो। यहाँ सारा फ्रांसिस के हाथ में एक डॉल देखती है और वो इस डॉल के लिए एक ब्रूच भी देती है जो कि सारा के मॉम से आई थी। नाउ उस रात सारा की नींद खुलती है और वो पाती है कि रिचर्ड अजीब पोज में किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। उसकी आंखें व्हाइट थी। देन वो किसी तरह का सिलेंडर गले में पहनता था जो कि यहाँ खुला हुआ था और आसपास कुछ काला पदार्थ भी निकला हुआ था। अब रिचर्ड सारा को देख लेता है और वो सारा को यहाँ से जाने को कहता है। इट वाज क्लियर कि रिचर्ड जो भी रिचुअल कर रहा था वो नॉर्मल तो नहीं था, आई मीन सैटानिक था। खैर अगले दिन सारा टाउन में एक और लाश दफन होते देखती है, विच मीन्स कि यहाँ जो प्लेग है वो बहुत खतरनाक है। देन एक लोकल लेडी से बात करते हुए सारा को पता चलता है कि यहाँ का टाउन फिजिशियन भी बीमार लोगों को बचा नहीं पा रहा था। उस रात सारा के घर पे एक लोकल बंदा एजरा लोरी रिचर्ड से मिलने आता है और वो कंप्लेन कर रहा था कि कैसे फॉग के आने के बाद इस हफ्ते 3 लोग निपट गए हैं। लेकिन रिचर्ड इन बातों को हल्के में ले रहा था, सेइंग कि सब ठीक हो जाएगा, लोगों को फॉग में नहीं जाना चाहिए एंड ऑल। इजरा और रिचर्ड की बातों से हम समझ पाते हैं कि किसी कॉर्नेलियस नामक बंदे को ये बीमारी लगी थी और इनिशियली उसे बस सर दर्द हुआ। ये सर दर्द कुछ 5 दिन तक रहा और 5वें दिन कॉर्नेलियस की आंखें एकदम पीली हो चुकी थी। देन उसे बुखार भी आ चुका था। टाउन फिजिशियन ऑटिस उसे वार्म बाथ लेने कहते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब ऑटिस उसे चेक करने आए तो वो पाते हैं कि कॉर्नेलियस वायलेंट होके अपनी उंगलियां अपनी वाइफ के सर में घुसा दिया था। अब दोस्तों सारा यहीं पे थी और वो सारी बातें सुन रही थी और ऐसे में रिचर्ड सारा को ऊपर अपने कमरे में जाने को कहते हैं। सारा रूम से निकल तो जाती है लेकिन वो अपने कमरे में नहीं जाती बल्कि सीढ़ियों से बातें सुनने लगती है। और यहाँ इजरा रिचर्ड से कह रहा था कि रिचर्ड उस एंटिटी को टेम करे, अपनी बातें मनवाए और इस सब को रुकवाए। देन इजरा पॉइंट आउट करता है कि कैसे रिचर्ड अपनी नेकलेस को ऐसे चूमता है मानो वो किसी तरह का क्रॉस है, लेकिन ये क्रॉस तो है नहीं, रादर ये तो सिलेंड्रिकल शेप जैसा कुछ और है। इस पॉइंट तक रिचर्ड इस लोकल आदमी इजरा के सवालों से परेशान हो चुका था और ऐसे में रिचर्ड इजरा पे उसके स्टिक से हमला करके उसे निपटा देता है। जी हाँ दोस्तों, सारा इससे शॉक हो जाती है और तुरंत भाग के अपने कमरे में सोने का नाटक करती है। अगली सुबह सारा देखती है कि घर में इजरा या उसके खून का नामो निशान नहीं था, यानी रिचर्ड इजरा को समाप्त करके सारे सबूत मिटा दिया है। इस पॉइंट तक सारा बहुत डर चुकी थी और छानबीन करते हुए उसे घर में एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। आई मीन ये रास्ता फ्लोर में था जो कि बेसमेंट तक जाता था।
और नीचे क्लियरली वही स्टिक दिख रही थी जिससे रिचर्ड ने इज़रा को निपटा दिया था। ऐसे में सारा भागते हुए पास्टर कॉलिंस के पास जाके उन्हें सब बताती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पास्टर कॉलिंस बोले थे कि अगर सारा को कभी हेल्प लगे तो वो उनके पास आ सकती है। ये सब सुन के पास्टर कॉलिंस कहते हैं कि उन्हें ऑलरेडी रिचर्ड पे शक है। इनफैक्ट रिचर्ड शायद डेविल के साथ मिला हुआ है। ये सब सुन के सारा कहने लगती है कि उसे इस आइलैंड से कैसे भी निकलना है, वापस अपने बुरे पिता के एटिक में रह लेगी, लेकिन रिचर्ड के साथ नहीं रह सकती। पास्टर कॉलिंस कहते हैं कि सारा का यहाँ आना इत्तेफाक नहीं है, रादर अब सारा को ही रिचर्ड को निपटाने में मदद करनी होगी। पास्टर कॉलिंस कहते हैं कि आज रात सारा अपने घर में दरवाजा खुला छोड़ दे और बाकी पास्टर कॉलिंस संभाल लेंगे। तो हाँ, सारा उस रात ऐसा ही करती है और वो बच्चों को जल्द सोने भेज देती है। देर रात पास्टर कॉलिंस द्वारा भेजे गए लोग घर में घुसते हैं और वो सारा के बगल में सोए रिचर्ड पे नुकीली औजार से हमला कर देते हैं। सारा डर के नीचे भागती है एंड शी वाज श्योर कि इस हमले में रिचर्ड तो नहीं बचा होगा। राइट? रॉन्ग, क्योंकि इतनी चोट के बाद भी रिचर्ड जिंदा था और वो सारे अटैकर्स को निपटा देता है। इनफैक्ट रिचर्ड के सारे घाव भर गए थे और वो सारा से कहता है कि अब से सारा इस घर से बाहर कभी नहीं निकलेगी। रिचर्ड कहने लगता है कि वो अपने अटैकर्स के मास्टरमाइंड को ढूंढ के निपटा देगा और हम इस आइलैंड से कोई बाहर नहीं जा सकता। रिचर्ड वादा करता है कि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा एंड दिस टेल्स अस कि रिचर्ड को अब तक नहीं पता है कि सारा ही उसके मौत का फरमान जारी कर रही थी। वहीं सारा की बात की जाए तो वो ठान चुकी थी कि उसे तो यहाँ से भागना है, लेकिन सारा के लिए भागना मुश्किल था क्योंकि अगली सुबह रिचर्ड घर को बाहर से लॉक करके गए थे। ऐसे में सारा सीक्रेट बेसमेंट में उतरती है और यहाँ वो केव्स में आगे बढ़ती है। उसे एक कमरा मिलता है जिसके अंदर एक चेयर रखा था, देन कुछ रस्सियां थी, वहां खून था और सामने किसी तरह का दरवाजा था। क्लियरली ये किसी तरह का कैप्टिव प्लेस या रिचुअलिस्टिक प्लेस था और ये सब देख के सारा इतना डरती है कि वो यहाँ से भागती है। नाउ बेसमेंट में भागते हुए वो जिस ओपनिंग से आई थी वहां से नहीं बल्कि किसी और ओपनिंग से बाहर निकलती है एंड टर्न्स आउट ये दूसरा ओपनिंग घर के बाहर वाले कुआं से निकलता था, यानी कि सारा घर से बाहर तो आ गई है। वो भागते हुए पास्टर कॉलिंस के पास जाती है जहां पास्टर कॉलिंस टाउन के कई लोगों के साथ मीटिंग में थे। सारा उन्हें बताती है कि उसका पति रिचर्ड लिटरली डेविल है, एज कल रात इतने अटैक होने के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आई, वो तो जिंदा है। पास्टर कॉलिंस कहते हैं कि आज रात ये लोग फिर से हमला करेंगे और इस बार सारा को अपने पति के ड्रिंक में एक दवा मिलानी होगी जिससे वो अपना होश खो देगा। फिर पास्टर कॉलिंस और उनके लोग उस कुएं वाले सीक्रेट रास्ते से घर में घुस कर रिचर्ड को निपटा देंगे। हाँ, सारा ये कुआं वाला रास्ता इन्हें बता दी है। इसके बाद पास्टर कॉलिंस विल मेक श्योर कि सारा के लिए एक जहाज अरेंज की जाए जिसपे बैठ के वो इस आइलैंड से भाग के वापस मेनलैंड चली जाएगी। सारा इस सब के लिए मान जाती है। देन वो घर रिटर्न होके सारी बातें अपनी जर्नल में लिखने लगती है। इनकेस अगर आपको याद नहीं तो यही वाली पेज प्रेजेंट टाइम में विक और गर पढ़ रहे थे जहां सारा लिखी थी कि रिचर्ड के गले में कुछ तो सिलेंड्रिकल चीज है और वही इविल का जड़ है। तभी रिचर्ड सारा के सामने आता है और वो सारा की जर्नल ये कह के ले लेता है कि उसे जर्नल में लिखा हुआ सब कुछ पढ़ना है। तो हाँ, रिचर्ड जर्नल पढ़ने लगता है और इनिशियल पेजेस में तो कुछ खास था नहीं। अब तक डिनर टाइम हो चुका था और सारा बच्चों को खिला पिला के ऊपर भेज देती है। देन वो रिचर्ड के ड्रिंक में पास्टर कॉलिंस के द्वारा दिया गया दवा मिलाती है। नाउ रिचर्ड ड्रिंक पी ही नहीं रहा था, इसीलिए सारा उसे सेड्यूस करके ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है। रिचर्ड भी सेड्यूस हो जाता है और जोश जोश में वो सारा को भी ये ड्रिंक पिलाता है, लेकिन वो देखता है कि सारा तो ड्रिंक घोट ही नहीं रही। इससे रिचर्ड समझ जाता है कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ ही साजिश कर रही थी और ऐसे में वो सारा का गला दबा के उसे निपटाने लगता है। तभी यहाँ रिचर्ड का बेटा थॉमस आके अपने पिता पे ही अटैक करके सारा को बचाता है। थॉमस क्लियरली कहता है कि हमारी माँ को मेरे बाप रिचर्ड ने ही खत्म किया था। इसके बाद सारा पांचों बच्चों को लेके भागती है और ये सेम समुद्री तट तक पहुंचते हैं जहां एक छोटी सी नाव इनके लिए तैयार की गई थी। तभी इनके सामने फिजिशियन की बीवी आ जाती है जो कि अजीब बिहेव कर रही थी, डिपिक्टिंग कि वो भी प्लेग का शिकार हो चुकी है। वो सारा पे हमला भी करने आती है लेकिन सारा उसे डंडे से मार के पानी में गिरा देती है। इसके बाद सारा बच्चों के साथ नाव में निकल लेती है। दूसरी तरफ पास्टर कॉलिंस और उनके लोग रिचर्ड को बांध चुके थे और यहाँ इन्हें पता था कि रिचर्ड को मारना काइंड ऑफ नामुमकिन है, इसीलिए ये लोग रिचर्ड को बांध के जिंदा कब्र में डाल देते हैं और उसे जिंदा दफनाने का ही प्लान कर रहे थे। दफन होने से पहले रिचर्ड चिल्लाता है और कई बातें बोलता है, जैसे कि वो बताता है कि जो एंटिटी है वो रिचर्ड से मशरूम के थ्रू बातें करी है और जो कुछ भी रिचर्ड और इस एंटिटी का पैक्ट हुआ है वो इन्हें पूरा करना होगा। रिचर्ड कहता है कि मैंने सब कुछ विडोज बे की भलाई के लिए किया है, अगर हमें प्लेग से बचना है तो हमें पैक्ट को निभाना होगा। लेकिन हम रिचर्ड की बात कोई सुन नहीं रहा था और ऐसे में अंत में रिचर्ड वाज लाइक कि मेरे बच्चों को मेरे पाप की सजा मत देना। पास्टर कॉलिंस कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे को लेकर मेनलैंड जा रही है। ये सुनकर रिचर्ड वाज लाइक कि मेरे बच्चे कभी आइलैंड से बाहर जा ही नहीं पाएंगे। इस पॉइंट पे पास्टर कॉलिंस और उनके लोग रिचर्ड को दफना देते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ विक कब्रिस्तान में खुदाई कर रहा था और उसे रिचर्ड का कब्र मिल जाता है और दोस्तों यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों इस एपिसोड में विडोज बे की पास्ट में बताई गई है, लेकिन अब भी सारी चीजें क्लियर तो नहीं हुई है। साथ ही जब पास्ट की कहानी बताई जा रही थी तो वीडियो की आस्पेक्ट रेशियो कहीं ना कहीं 4:3 थी, मतलब वो जो पुराने जमाने की फिल्मों में होता था ना जैसा, वैसा ही कुछ। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिचर्ड क्लियरली कहता है कि मेरे बच्चे बाहर जा ही नहीं पाएंगे, मेनलैंड पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिचर्ड के बच्चे इसी आइलैंड पे जन्मे होंगे। और आपको पता है जो लोग भी आइलैंड पे जन्म लेते हैं वो इस आइलैंड को छोड़ के जा ही नहीं पाते, समाप्त हो जाते हैं। खैर 7th एपिसोड का नाम है सी सिकनेस और इस एपिसोड के शुरुआत में हम मेयर टॉम को देखते हैं जो कि अपने घर के बाथरूम में ही बेहोश पड़ा था। टॉम होश में आता है और अब तक उसके मशरूम का नशा उतर चुका था। टॉम तुरंत पैट्रिशिया और विक से मिलने जाता है और वहां टॉम को पता चलता है कि ये दोनों विडोज बे के फाउंडर रिचर्ड वॉरेन की कब्र निकाल के घर लेके आ गए हैं। ये सुन के टॉम वॉज इन शॉक, लेकिन आगे विक बताता है कि रिचर्ड अपने कब्र में पिछले 200 साल से भी ज्यादा से जिंदा है। इनफैक्ट फिलहाल वो ऊपर वाले कमरे में बैठा है। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के टॉम का दिमाग ही खराब हो जाता है। इनफैक्ट अब टॉम को ही रिचर्ड से बातें करनी होंगी, क्योंकि रिचर्ड से विडोज बे के लीडर से ही बात करना चाहता है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो टॉम ही लीडर हुआ ना, क्योंकि वो मेयर है। इसके अलावा रिचर्ड सिर्फ लिख के बातें कर रहा था और विक यहाँ रिचर्ड के गले वाला सिलेंड्रिकल लॉकेट भी अपने पास रख लिया है। विक ये लॉकेट एक कपड़े में लपेट के टॉम को देता है ताकि टॉम रिचर्ड से ये लॉकेट खुलवा सके। तो न चाहते हुए भी टॉम ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ रिचर्ड वाकई जिंदा था, ऑल्दो वो एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। टॉम रिचर्ड से लिख के कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड एकदम से बोलने लगता है। टॉम का पहला सवाल तो यही था कि रिचर्ड कब्र में पिछले 200 साल से भी ज्यादा से जिंदा कैसे रहा। रिचर्ड कहता है कि वो डेविल द्वारा ट्रिक किया गया था और डेविल वाली इविल पावर ही रिचर्ड को आज तक जिंदा रखी है। टॉम रिचर्ड को वो सिलेंड्रिकल लॉकेट खोलने कहता है और रिचर्ड पहले टॉम को उसकी बंधन खोलने को कहता है। टॉम डरते हुए रिचर्ड को आजाद करता है एंड देन रिचर्ड लॉकेट खोल देता है जिसमें से एक पेपर निकलता है। इस पेपर पे कुछ तो लिखा था, देन स्टिकी फिगर बना था जो कि टॉम को समझ नहीं आता और रिचर्ड का कहना था कि ये जो पेपर है ये मेरा सैल्वेशन है। रिचर्ड बताता है कि उसके टाइम पे यानी 1700s में आइलैंड पे सिचुएशन इतनी बुरी थी कि लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था, लोग लाशें भी खा रहे थे और रिचर्ड तो गलत कदम उठाने वाला था भूखमरी के कारण। लेकिन तब रिचर्ड को एक मशरूम दिखता है, वही मशरूम दोस्तों जो कि शायद टॉम भी खाया था। इनफैक्ट एक सीन याद है आपको जहां एक बर्फीली वादी में एक आदमी मशरूम खाता है? वेल वो सीन रिचर्ड का ही था। खैर मशरूम खा के रिचर्ड भगवान को थैंक यू कहता है, लेकिन कुछ और उसके पास आया। भगवान तो नहीं आए, शायद शैतान। ये एक डीमन था। इनफैक्ट ये डीमन शायद खुद आइलैंड ही है। ये डीमन ठीक वैसा ही भूखा था जैसे रिचर्ड भूखा था और ऐसे में रिचर्ड डीमन के साथ एक पैक्ट साइन किया विद हिज ओन ब्लड, पॉटी और सीमन। और ये कागज वही पैक्ट है जो कि फिलहाल टॉम के हाथ में थी। टॉम पहले तो इस गंदी पेपर को नीचे रखता है क्योंकि इसे किन चीजों से साइन किया गया है वो तो आप सुन ही लिए हैं। देन टॉम पूछता है कि बदले में रिचर्ड डीमन को क्या ऑफर किया। रिचर्ड ये बात बताता नहीं है, लेकिन इट वाज क्लियर कि रिचर्ड कुछ तो बहुत गड़बड़ ऑफर कर दिया था। रिचर्ड का कहना था कि उसके इस पैक्ट की वजह से ही आज तक इस आइलैंड पे लोग रह पा रहे हैं। एंड टॉम वाज लाइक कि तुम्हारा पैक्ट घटिया था क्योंकि आइलैंड पे जन्मे लोग आज तक यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते। रिचर्ड बस इतना कहता है कि इस डीमन को पता है कि डरे हुए लोग डेस्परेट चीजें करते हैं। और इसके बाद टॉम रिचर्ड को म्यूजियम में लेके आता है जहाँ उसके बच्चों के डॉल्स और सामान वगैरह को प्रिजर्व करके रखा गया था। मतलब म्यूजियम में किया आता है ना, फाउंडर के बेटे के डॉल्स थे एंड ऑल दैट। इनफैक्ट यहाँ सारा की भी एक मूर्ति बनी थी जिसकी आंखों में रिचर्ड अपनी उंगलियां घुसा देता है क्योंकि सारा ही उसके बच्चे को लेके भागी थी और उसके बच्चे आइलैंड को क्रॉस करते वक्त ही निपट गए होंगे क्योंकि यहाँ जन्मा कोई भी आइलैंड से बाहर जा ही नहीं सकता। आइलैंड की जो बाउंड्री है वो समुद्र में क्लियरली मार्क्ड है दोस्तों, जिससे आगे यहाँ जन्मे सेलर्स कभी सेल नहीं करते हैं। खैर रिचर्ड बताता है कि जब तक उसके वंश का खून जिंदा है तब तक आइलैंड पे डीमन का कर्स रहेगा। लेकिन देखा जाए तो रिचर्ड के बच्चे 1702 में ही निपट गए थे, राइट? तो उसके वंश का तो अब बस रिचर्ड ही बचा है ना, यानी रिचर्ड के समाप्त होते ही आइलैंड का कर्स भी खत्म हो जाएगा। अब रिचर्ड को समाप्त कैसे किया जाए? वेल उसे लेके सेल करते हुए आइलैंड की बाउंड्री को क्रॉस किया जा सकता है और बाउंड्री क्रॉस करते रिचर्ड एज होके निपट जाएगा ना। इनफैक्ट टॉम ये काम कर सकता है एज टॉम इस आइलैंड पे नहीं जन्मा था और वो अक्सर मेनलैंड जाता भी था। नाउ इसके लिए विक पहले तैयार नहीं होता क्योंकि वो अपनी बोट इस सब के लिए नहीं देना चाहता था, लेकिन टॉम विक को मना लेता है। देन टॉम रिचर्ड को तब तक कॉफिन में वापस जाके रहने को कहता है जब तक ये लोग विक के बोट पे सवार ना हो जाए, वरना जीता जागता रिचर्ड को देख पूरे आइलैंड पे हाहाकार ही मच जाएगा। वहीं पैट्रिशिया शेरिफ बिशर को संभालने जाती है क्योंकि वो यहाँ तक आ गया था। पैट्रिशिया उसकी कार लेके भागने लगती है और ऐसे में शेरिफ पैट्रिशिया के पीछे भागता है। तो यस, शेरिफ के जाते ही टॉम और विक बोट पे जाते हैं जहाँ वो अपने साथ रिचर्ड को कॉफिन में बंद करके ले आए थे।
विक मैप पे दिखाता है कि समुद्र में किस जगह तक आइलैंड के लोग जा सकते थे और उस जगह के करीब पहुंच के टॉम रिचर्ड को एक छोटी नाव में लेके उतरेगा एंड देन रिचर्ड को बॉर्डर क्रॉस करवा देगा, जिससे रिचर्ड निपट जाएगा और आइलैंड का कर्ज भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे विक भी इसी आइलैंड पे जन्मा था, तो वो भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ टॉम का बेटा इवान एक लड़की केली के साथ अपने घर में था। केली टूरिस्ट थी और ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इवान के डैड क्रेजी हैं। केली सजेस्ट करती है कि ये दोनों टॉम की चीजों को चेक करेंगे। बस फिर क्या था, इवान और केली मिलकर टॉम के आइटम्स को चेक करने लगते हैं, जहां इन्हें एक लॉक्ड बॉक्स मिलता है। केली इस लॉक को खोल देती है और अंदर कुछ लेटर्स और फोटोज मिलते हैं। इन फोटोज में इवान अपनी माँ को देखता है। इनफैक्ट इवान भी उनके साथ ही था, जस्ट दैट इवान बहुत छोटा बच्चा था। अब दोस्तों ये बात बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि टॉम हमेशा इवान को यही बताए थे कि उसकी माँ चाइल्ड बर्थ के दौरान ही समाप्त हो गई थी, लेकिन फोटो से क्लियर है कि इवान की माँ उसके जन्म के बाद भी कुछ सालों तक जिंदा तो थी। दूसरी तरफ शेरिफ पैट्रिशिया को पकड़ लिए थे और उसे अपनी गाड़ी में ही कस्टडी में रखे थे। शेरिफ बेशर पैट्रिशिया पे कोई चार्जेस नहीं लगा रहे थे, लेकिन वो पैट्रिशिया से क्लियरली पूछते हैं कि आखिर वो कर क्या रही है। मतलब बहुत ही अजीब चीजों में वो इन्वॉल्व रहती है। पैट्रिशिया यहाँ शेरिफ को सारा ट्रुथ बताती है। वो काफी बातें बताने लगती है कि कैसे ये आइलैंड कर्स्ड है और ये लोग उस कर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर शेरिफ वाज लाइक कि मुझे ये बातें नहीं जाननी है, क्योंकि मैं एक वीक की नोटिस देके इस जगह से निकलने वाला हूँ। इनफैक्ट वो पैट्रिशिया को छोड़ देते हैं सेइंग कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत बताओ, जस्ट दैट आइलैंड के लोगों को डिस्टर्ब मत करो। पैट्रिशिया हामी भरते हुए शेरिफ की कार से निकल लेती है। वहीं बात करें विक और टॉम की, तो ये दोनों विक वाली बोट पे हैं और वहां बोट के रेडियो से अजीब आवाजें आ रही थी। विक का कहना था कि इन कॉल्स पे, आवाजों पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये सब आइलैंड का गेम है। विक बोट के नीचे वाले फ्लोर पे चेक्स वगैरह करने जाते हैं और इसी बीच टॉम रिचर्ड वाले कब्र तक जाता है। रिचर्ड कब्र के अंदर से टॉम को कहने लगता है कि टॉम उसे कॉफिन से बाहर आने दे। टॉम वाज नॉट श्योर कि वो रिचर्ड को निकाले या नहीं, क्योंकि विक क्लियरली बोले थे कि रिचर्ड को कॉफिन में बंद करके ही बॉर्डर के पार भेजा जाएगा। टॉम तुरंत विक के पास जाके उनसे पूछने लगता है कि क्या वो रिचर्ड को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि रिचर्ड इनकी सारी बातें मान रहा है। विक वाज लाइक नहीं। इनफैक्ट विक यहाँ अपने बचपन की कहानी सुनाने लगते हैं। विक अपनी एक फोटो दिखाते हैं जिसमें वो 16 साल के थे। फोटो में उनका बेस्ट फ्रेंड मार्क था और मार्क की बहन जेरी थी। विक जेरी को पसंद करते थे, वही जेरी गर जो कि म्यूजियम में काम करती है। इनफैक्ट विक अब भी जेरी को पसंद करते ही हैं। और विक बताते हैं कि उन दिनों आइलैंड पे बुरा टाइम चल रहा था, जहां आइलैंड पे लॉकडाउन हो गया था और लोग गायब हो रहे थे। तो विक अपने 4 दोस्तों के साथ एक बोट चुरा के फिशिंग एक्सपीडिशन पे गए थे और इन दोस्तों में मार्क भी था। समुद्र में कुछ तो इनके बोट को नीचे से धक्का देता है, जिससे इनकी बोट पलट गई थी। विक का एक दोस्त रिकी कहता है कि वो पानी में बड़ा सा टेंटिकल देखा है और ये सुनते सभी हड़बड़ा जाते हैं। विक तैरते हुए भागने लगा और तभी इन्हें फील हुआ कि वो क्रीचर पानी में इनके पैर को पकड़ लिया था। क्रीचर विक को नीचे खींचने लगा और वहीं मार्क भी खींच रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। मार्क और विक दोनों डूब रहे थे और ऐसे में विक मार्क को किक करके समहाउ बच गए और मार्क नहीं बच पाया। इस बात का गिल्ट आज तक विक को खाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को बचाया तो नहीं, रादर वो अपने दोस्त को किक करके खुद बच गए। अब विक की ये कहानी सुनाने का तात्पर्य ये था कि टॉम को वो कब्र नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि रिचर्ड कभी भी पलट सकता है और इन्हें कैसे भी इस आइलैंड का कर्ज खत्म करना है। बट टॉम वाज लाइक कि एक्चुअली मैंने कब्र ऑलरेडी खोल के रिचर्ड को बाहर निकाल दिया है, बस आपको बताने आया था। ये सुनकर विक गुस्सा होते हैं, लेकिन रिचर्ड काफी कमजोर था, विच मींस कि वो कुछ कर नहीं सकता। ये लोग रिचर्ड को खाना वगैरह देते हैं, जिसे रिचर्ड पागलों की तरह खाता है, क्योंकि वो सेंचुरी से भूखा था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, कमजोर था, खाना खिला के मजबूत कर दो। खैर, तो जैसे ही ये लोग बॉर्डर के करीब आते हैं, रिचर्ड को कोल्ड फीट होने लगता है। मतलब कि दोस्तों रिचर्ड अब खत्म होना नहीं चाहता था। तभी एक लहर इनके बोट से टकराती है, जिससे इनका पूरा बोट ही हिल जाता है और बोट पे ये लोग एक छोटा नाव लाए थे ना, जिसपे टॉम रिचर्ड को लेके जाता। वो नाव बोट से अलग हो जाता है। इतना काफी नहीं था तो रिचर्ड भी विक और टॉम पे हमला कर देता है, क्योंकि अब उसे जिंदा रहना था और खाना खा के ताकत तो आ ही गई। इनके बीच हाथापाई होती है, जहां विक और टॉम मिलकर किसी तरह रिचर्ड को वापस कब्र में डालते हैं। इस सब के दौरान विक पानी में गिरने लगता है और बोट भी बॉर्डर के काफी करीब आ चुकी थी। अगर बोट विक के साथ बॉर्डर क्रॉस करती तो विक भी नहीं बचते, इसलिए टॉम विक को एक फ्लोट होने वाले ट्यूब देके लात मारता है, ताकि वो बॉर्डर से पहले ही पानी में गिर जाए। देन वो खुद बोट और रिचर्ड के साथ बॉर्डर क्रॉस करता है। बॉर्डर क्रॉस होते ही कब्र में रिचर्ड की शरीर की जगह सिर्फ राख और कंकाल बचा था, यानी कि दोस्तों रिचर्ड निपट गया है और उसके साथ आइलैंड का कर्ज भी खत्म हो चुका है। देन टॉम जहाज मोड़ के वापस बॉर्डर के अंदर आता है और वो विक को पानी में ढूंढने लगता है। इनिशियली उसे विक नहीं मिलते, बट देन विक फ्लोटिंग ट्यूब की मदद से सर्वाइव करके खुद बोट पे चढ़ जाते हैं। ये दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि इन्होंने आइलैंड को बचा लिया है। एटलीस्ट ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में हमें विडोज बे के इन का
का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक गेस्ट गुस्से में इनसे बाहर जा रहा था क्योंकि उसे शायद बढ़िया सर्विस नहीं मिली होगी। वहीं पीछे हम एक फोटो देखते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा पानी में तैर रहा होता है और उसके पीछे एक बोट भी थी जिसमें और भी बच्चे थे। इस तैरने वाले बच्चे को कोई तो लकड़ी देके बचा रहा था और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इस पेंटिंग को दिखाने का क्या सेंस है? वेल, मेरे हिसाब से ये पेंटिंग 1702 वाली उस इंसिडेंट को डिपिक्ट करता है जब सारा रिचर्ड के 5 बच्चों के साथ बोट पे भागी थी। हम सब जान रहे हैं कि बच्चे बॉर्डर क्रॉस करते ही निपट गए होंगे, राइट? लेकिन पेंटिंग के हिसाब से एक बच्चा शायद बॉर्डर से पहले ही लौटा होगा। वो बच्चा तैर के भागा होगा और वो बच्चा बच गया। देन शायद वो आइलैंड पे सीक्रेटली अपनी जिंदगी जीने लगा होगा या होगी अगर लड़की थी, और इससे रिचर्ड का वंश समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। और इसीलिए शायद रिचर्ड के खत्म होने के बाद भी ये कर्ज खत्म नहीं हुआ होगा। अब ये पेंटिंग वाली मेरी बस एक गेस है क्योंकि 8th एपिसोड तक भी इस बात को बताया नहीं गया है। लेकिन हाँ, 8th एपिसोड में ये बात तो क्लियर कर दी गई है कि कर्ज अब तक खत्म नहीं हुआ है। तो चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं 8th एपिसोड की तरफ जिसका नाम है योर बैगेज। इस एपिसोड के शुरुआत में विक, टॉम और पैट्रिशिया बार में मिलते हैं और तीनों बहुत खुश थे क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने आइलैंड का कर्ज हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तीनों मस्त अपने अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों तीनों को अभी शॉक लगने वाला है। सबसे पहले अगर टॉम की बात करें तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं इवान उनसे क्वेश्चन करना शुरू करता है कि वो इवान से उसकी माँ के बारे में आज तक झूठ क्यों बोलते आए थे। इवान टॉम को वो फोटोज और लेटर्स दिखाता है जो कि उसे टॉम के लॉक्ड बॉक्स से मिला था। टॉम इवान को बताते हैं कि भले इवान की माँ उसके जन्म के बाद भी कुछ साल जिंदा रही थी, लेकिन टेक्निकल मायने में वो इवान के जन्म के बाद से ही कभी नॉर्मल नहीं रही। उन्हें प्री एक्लेम्पसिया इंड्यूस्ड स्ट्रोक हुआ था और उनके आसपास रहना सेफ नहीं था। वो मेंटली ठीक नहीं थी। इसीलिए टॉम अपनी बीवी यानी इवान की माँ को आइलैंड के एक द होम में डाल दिया था जो कि ऑफ कोर्स एक तरह का मेंटल असाइलम होगा। कुछ ही समय बाद इवान की माँ वहाँ ब्रेन एन्यूरिज्म के कारण चल बसी। इस पॉइंट पे इवान अपनी माँ के कुछ लेटर्स पढ़ता है और टॉम उसे कुछ और भी फोटोज दिखाते हैं। इवान टॉम से पूछता है कि ये लोग आइलैंड के बाहर क्यों नहीं जा सकते, और इस पे टॉम वाज लाइक आज से हम लोग आइलैंड से बाहर जा सकते हैं। इनफैक्ट टॉम यहाँ रेड सॉक्स गेम की 2 टिकट्स भी लेके आए थे ताकि टॉम और इवान मेन लैंड पे जाके ये गेम ग्राउंड में देख सके। ये सब देख के इवान काफी खुश होता है एंड इट वाज क्लियर कि टॉम और इवान अब बॉन्ड करने लग गए थे। लेकिन टॉम को थोड़ी पता है कि कर्ज तो खत्म हुआ नहीं है। दूसरी तरफ विक जेरी से मिलने म्यूजियम जाता है जहां वो जेरी को अपनी वो पुरानी फोटो दिखाता है। वही फोटो जिसमें 16 साल के विक थे, यंग जेरी थी और जेरी का भाई माइक था। तभी जेरी का हस्बैंड यहाँ आ जाता है एंड दिस वाज ऑकवर्ड फॉर विक क्योंकि विक अब तक जेरी से प्यार करता है लेकिन जेरी तो कई सालों से शादीशुदा है। इसीलिए विक यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी विक नोटिस करता है कि म्यूजियम का एक ग्लास टूटा था। मतलब इस ग्लास के अंदर एक मास्क को प्रिजर्व किया गया था और ये किसी कातिल का मास्क था। लेकिन दोस्तों अब ये मास्क गायब था, यानी कि कोई इसे चुरा चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन से कातिल का मास्क था, वेल मैं बता दूं कि यहाँ बात बुगीमैन की हो रही है जो कि कई साल पहले आइलैंड पे कई लड़कियों को निपटाया था। इनफैक्ट वो पैट्रिशिया पे भी हमला किया था। विक ये देखते सीधा बुगीमैन के सील्ड घर की तरफ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला था। इनफैक्ट सब कुछ ऐसे टूटा था एज इफ बेसमेंट से बुगीमैन निकल चुका है और अगर वो निकला है तो वही अपना मास्क म्यूजियम से चुराया होगा और अगर मास्क चुराया है तो वो फिर से अपना आतंक शुरू करेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पैट्रिशिया, वो अपने घर में चिल कर रही होती है जब उसके बुक वाले ट्रक की अलार्म बजती है। पैट्रिशिया इसे बाहर जाके बंद करती है। घर के अंदर आके उसे फील होता है मानो कोई तो उसके घर के अंदर है। फीलिंग इसलिए आई क्योंकि उसके घर का एक कमरा खुला हुआ था जो कि पहले बंद था। ऐसे में पैट्रिशिया नीचे जाके अपना टेजर निकालती है जो कि सिर्फ 2% ही चार्ज था। पैट्रिशिया धीरे से अपने घर के बाहर निकलती है और तभी उसके घर से मास्क पहना बूगीमैन निकलता है जिसके हाथ में एक चाकू थी। जी हाँ दोस्तों, बूगीमैन इज बैक। पैट्रिशिया दौड़ते हुए भागती है। बूगीमैन उसका पीछा किए जा रहा था और पैट्रिशिया भाग के विक के घर जाती है लेकिन नॉक करने के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि विक यहाँ था ही नहीं। विक तो पैट्रिशिया को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच चुका था, उसे ये बताने की कर्ज खत्म नहीं हुआ है। एंड वो पाता है कि पैट्रिशिया का घर खुला है, पैट्रिशिया खुद गायब है। पैट्रिशिया भागते हुए अपने फ्रेंड के घर जाती है और वो उन्हें बताती है कि उसके पीछे बूगीमैन पड़ा है। पैट्रिशिया की फ्रेंड्स फिर से कहने लगती है कि पैट्रिशिया कितना झूठ बोलेगी, अब तक वो बूगीमैन की कहानी पे ही अटकी है। और ये सब सुन के पैट्रिशिया इरिटेट होती है। पैट्रिशिया की फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि क्या वाकई बचपन में पैट्रिशिया को बूगीमैन के कॉल्स आते थे। एंड पैट्रिशिया वाज लाइक कि ओके, मैं कॉल्स के बारे में तब झूठ बोली थी लेकिन तब भी बूगीमैन वाली जितनी भी बात मैंने बताई थी वो सच थी, वो मेरे पीछे आया था। इनफैक्ट आज भी वो मेरे पीछे है। क्रिस पैट्रिशिया को उसके घर से निकलने कहती है और इस पॉइंट पे पैट्रिशिया गुस्सा होकर क्रिस को ही टेज कर देती है। देन पैट्रिशिया बाहर जाती है और वो क्रिस के घर के ऊपर वाले फ्लोर विंडो पे बूगीमैन को देखती है। पैट्रिशिया अपने दोस्तों को वार्न करती है कि वो जिस घर में है वहां पे बूगीमैन है, लेकिन ये लोग पैट्रिशिया की थोड़ी सुनने वाले थे। इसके बाद बूगीमैन ऊपरी फ्लोर से खिड़की तोड़ते हुए नीचे कूद
कूद जाता है। देन वो इससे सर्वाइव भी कर गया और अब पैट्रिशिया के पीछे आने लगा। पैट्रिशिया भागती है, देन अपने ही टेजर के वायर्स में उलझ के गिर जाती है। इससे बूगीमैन उसके करीब आ जाता है, लेकिन इससे पहले बूगीमैन पैट्रिशिया को निपटा देता। एक कार आके बूगीमैन को धक्का मार देती है। इस इंपैक्ट से बूगीमैन गिर जाता है और पैट्रिशिया भी अपना होश खो देती है। जब पैट्रिशिया को होश आता है तो उसके आसपास एम्बुलेंस थी, मेडिक वाले कुछ लोग थे। इनफैक्ट ये मेडिक वाले लोग बूगीमैन को भी होश में ला रहे थे। तो हाँ, बूगीमैन भी उठ जाता है और वो एक मेडिक को निपटा देता है। पैट्रिशिया भागती है और वो एक गैस स्टेशन तक पहुंच जाती है। गैस स्टेशन वाले स्टोर में शेरिफ और स्टोर का एम्प्लॉय था और पैट्रिशिया एम्प्लॉय को तीसरा पंप चालू करने को कहती है। और जैसे ही बूगीमैन आता है, पैट्रिशिया पंप चला के तेल गिराती है और फिर अपने टेजर से तेल में आग लगा देती है। बूगीमैन इन आग की लपटों में आ जाता है। वहीं गैस स्टेशन वाले शॉप से एम्प्लॉय और शेरिफ ये सब देख रहे थे। ये बेवकूफ एम्प्लॉय फायर एक्सटिंग्विशर लाके बूगीमैन की आग बुझा देता है। और इसके बाद बूगीमैन क्या करेगा? वेल, इस एम्प्लॉय को हवा में उठा के काफी दूर फेंक देता है। आई मीन, बूगीमैन की स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा है, वरना एक फुली ग्रोन आदमी को एक हाथ से उठा के इतना दूर फेंकना तो पॉसिबल नहीं है। अब तक शेरिफ स्टोर से एक शॉटगन लेके बूगीमैन पे पॉइंट करते हैं, लेकिन बूगीमैन ना सिर्फ उनका शॉटगन छीनता है बल्कि चाकू से उन पे हमला भी कर देता है। इससे पहले बूगीमैन शेरिफ को निपटा देता। पैट्रिशिया शॉटगन उठाती है और बूगीमैन पे गोलियां दाग देती है। इसके बाद यहाँ एम्बुलेंस आती है जो कि बूगीमैन को बांध देते हैं और पैट्रिशिया अब भी बूगीमैन पे गन तानी ही हुई थी। ये सही भी है क्योंकि पक्का बूगीमैन वापस उठ खड़ा होगा, तो भैया तैयार रहो। इसके बाद बूगीमैन को क्रिमेशन वाले सेंटर ले जाके सीधा क्रिमेट कर दिया जाता है, यानी अब बस उसके एशेज बोले तो राख बचे हैं। होपफुली अब इससे तो वो वापस नहीं आएगा और फाइनली पैट्रिशिया चैन की सांस लेती है। इसके बाद पैट्रिशिया अस्पताल जाती है जहाँ शेरिफ भर्ती थे। देन वो सारे लोग एडमिट थे जिन पे बूगीमैन हमला किया था। शेरिफ की वाइफ भी वहां थी और हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। आई मीन, वो मोस्टली प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव पे थी और ऐसे में पैट्रिशिया तुरंत जाके शेरिफ से कहती है कि कुछ भी हो जाए, तुम अपना बच्चा विडोज बे में जन्म मत होने देना। तुम अपनी बीवी के साथ मेनलैंड चले जाओ और वहीं चाइल्ड बर्थ सही रहेगा। बट सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि चोटिल हालत में शेरिफ मेनलैंड जाएंगे कैसे? और उनकी वाइफ कभी भी लेबर में जा सकती है, मतलब कभी भी डिलीवरी हो सकती है। उधर टॉम और इवान बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे थे जब विक टॉम के घर पहुंचते हैं। विक टॉम को बताते हैं कि कर्स अब तक खत्म नहीं हुआ है और ये सुन के टॉम एकदम शॉक में आ जाते हैं। यहीं पे 8th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी विडोज बे के एपिसोड 6, 7 और 8 की कहानी और अब इस सीरीज में सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं। फिलहाल ये एपिसोड्स नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों एपिसोड्स आ जाएंगे मैं एक फिनाले वीडियो लाऊंगा जहां मैं आखिरी 2 एपिसोड्स के अलावा ढेर सारी थियरीज पे बातें करूंगा। अगर आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।